अवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, किसका? अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाद्रो का नियम कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? अवोगाद्रो का नियम। दिया था उन्होंने किया 1811 में, दिया था उन्होंने 1811 में। इस नियम के अनुसार देखोगे ऐसे लिख लेना, equal volumes of all gases, equal volume of all gases at the same temperature, and pressure should contain equal number of molecules और अथवा मोल्स। ठीक है, लिख लिया आपने। क्या है ये नियम? क्या है? अवोगाद्रो ने दिया था, कब दिया था? 1811 यानी 1811, ठीक है। क्या दिया था? उनका नियम यह था कि इक्वल वॉल्यूम, यानी कि इक्वल समझते ही है, समान आयतन, किसका? ऑफ ऑल गैसेस, कि सभी गैसों के, किसमें? सभी गैसों के समान आयतन में, किसमें? समान आयतन में। कब? जब उनका टेम्परेचर क्या हो? सेम हो, समान हो, और प्रेशर यानी समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, अगर हम सीधा ही रख रहे हैं तो समान ताप और दाब की परिस्थितियों में सभी गैस समान आयतन में कंटेन होता है, उसमें रखा होता है, कंटेंट्स होता है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स। बात समझ में आ गया? यानी कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, कब? समान ताप और दाब की परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या बराबर होती है या समान होती है, या मोलों की संख्या समान होती है। बात समझ में आ गया? फिर एक बात समझते, फिर एक बात कहा गया, क्या कहा था अवोगाद्रो ने? अवोगाद्रो का नियम किससे संबंधित है? गैसों के आयतन में अणुओं या मोलों की संख्या के संबंधित है। बात समझ में आया? अवोगाद्रो का नियम किसमें है? गैसों के समान आयतन में अणुओं और मोलों के संबंधित है। उन्होंने दिया था 1811 में। क्या दिया था? कहा था कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में, समान ताप और दाब की परिस्थितियों में समान आयतन में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर होती है। बात समझ में आया? तो यह बहुत ज्यादा उपयोग होने वाली चीज, आगे आप देखेंगे कि बहुत ही इसका उपयोग होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखो, V is proportional to small n। आगे लिख देंगे at constant pressure and temperature, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं V is proportional to कैपिटल N, ये कह सकते हैं at constant pressure and temperature। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया? V is proportional to N, जहां N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, और कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों ने पढ़ा अवोगाद्रो का नियम, अवोगाड्रोस लॉ, जिसके अनुसार आपने पढ़ा कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में समान आयतन में
मोलों की जो संख्या होती है वो आपस में बराबर होती है, और मोलों की संख्या बराबर होगी तो अणुओं की संख्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। बात समझ में आ गया? यहाँ के लिए कोई दिक्कत? और आगे थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख करके लिख लीजिए, एट 1 atm प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या हो गया, 1 मोल ऑफ गैस contains ये 6.022 into 10⁻23 molecules of gas, ठीक है। एंड कह सकते हैं एंड 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। हमेशा उपयोग आएगा। क्या हो गया, एट 1 atm, एटीएम माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब। क्या हो गया, एक वायुमंडल, 1 atm माने एक वायुमंडलीय दाब। इसमें जो दाब है एक वायुमंडलीय दाब को 76 सेंटीमीटर पारा कहते हैं, याद होगा आपको। तो एक वायुमंडलीय दाब पर और किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक मोल गैस में कितने होते हैं, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस गैस के कितना हो गया, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उस टेम्परेचर पे एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो अगर पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब पर किसी एक मोल गैस का आयतन, तो सीधे जगह 22.4, या कहा जाए कि एक वायुमंडलीय दाब है और किसी गैस का 22.4 लीटर है, कितना है आयतन है, 22.4 लीटर। तो सीधा उसमें मतलब क्या है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23। बात समझ में आया? जब भी आए तो इसका उपयोग हमेशा करेंगे, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस हो या एक वायुमंडलीय दाब हो तो इसका आपको उपयोग करना होगा। बात समझ में आ गया? तो ये था अवगाद्रो का नियम। अगर पूछा अवगाद्रो का नियम किससे संबंधित है, तो समान आयतन में गैसों के मॉलिक्यूल से, अणुओं या मोलों से संबंधित है। उन्होंने कब दिया था, 1811 में दिया था। क्या दिया था, समान ताप व दाब पर समान गैसों के समान आयतन में उसके अणुओं या मोलों की संख्या आपस में बराबर होती है। यही लिखा गया है, these proportional to small n या at constant pressure and temperature, या स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। आयतन बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे। और फिर वही काम क्या, these proportional to कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणु की संख्या है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से मान लिया है, एक मोल CO2 का क्या हो जाएगा, तो नंबर सीधा बता देंगे, कितना हो जाएगा, 6.022 into 10⁻23, और एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। तो सीधे ऐसे आप कह सकते हैं, और आगे फिर वही चीज इसमें लिखी गई, कोई दिक्कत? ठीक है। तो जब भी इस चीज का उपयोग आप करेंगे। ये था 5वां नियम, अवगाद्रो का नियम। अब जरा लिखना है डाल्टन से एटॉमिक थियरी, है डालेंगे डाल्टन से एटॉमिक थियरी।
डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। तो ये जो है थियरी समझते हैं, सिद्धांत है। तो ये क्या हो गया कि पहले की बात है 1808 देख रहे हैं आप, कब दिया था उन्होंने? 1808 में उन्होंने दिया था। जैसे पहले अगर बात करें तो पहले ऐसा नहीं माना जाता था, जैसे पहले परमाणु के विषय में था तो कोई कांसेप्ट पहले नहीं था। पहले अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु का जो सबसे छोटा कण है वो अणु है। पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु जो पदार्थ होते हैं उसके सबसे जो छोटे कण है वह क्या होते थे? अणु माना जाता था। बाद में और आविष्कार हुआ और खोज हुआ तो पता ये चला कि जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स आल्सो मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बात समझा? फिर उसके बाद और चीजें पता चली कि जो एटम्स है यानी जो परमाणु है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप पढ़ते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो थियरी है ये जैसे इतिहास से संबंधित अगर मान लो कहा है तो दिया जाएगा उस तरह से सिद्धांत है। तो ये पहले का है, उन्होंने दिया था, किसने? डाल्टन्स ने अपना दिया था, तो उसको कहते हैं डाल्टन्स थियरी। कब प्रस्तुत किया था? 1808 में। अब ये देखो डाल्टन ने क्या किया था, ये डाल्टन ऐसे दिखाया, डाल्टन ने क्या किया था? पब्लिश प्रकाशित कराया था क्या? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। In which he proposed the following. ठीक है, अब देखो अगर इसे देखा जाए तो डाल्टन ने अपना थियरी कब दिया था? 1808 में दिया था। अब उसमें जो दिया था क्या किया था? तो देखो ये जो एक पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, एक किताब समझ एक था, उसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो अगर मान लो कंपटीशन में तो पूछेगा कि ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी हु प्रपोज्ड, किसने प्रस्तावित किया था? तो हो जाएगा डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ये भी पूछ सकता है कब दिया था? बात समझ गया? 1808 में दिया था। अब उन्होंने जो विचार रखा था, उन्होंने जो उसमें बिंदु रखे थे उन्हीं को डाल्टन के थियरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सिद्धांत है, तो इस तरह से हम लोग को उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। इसमें जो पहला बिंदु था इनके सिद्धांत में कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। Matter consists of individuals atoms। ठीक है, इंडिविजुअल अविभाज्य, इंडिविजुअल माने अविभाज्य, जिसे और विभाजित न किया था। तो सीधे बोलो अविभाज्य, क्या हो गया? अविभाज्य, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उनका क्या था? पहला बिंदु था कि मैटर यानी कि जो द्रव्य होता है वह कंसिस्ट ऑफ अनडिविजिबल एटम्स, यानी कि कह सकते हैं कि आसान शब्दों में कहा जाए कि जो सभी द्रव्य होते हैं वह अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बने थे। किसके? अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं।
यानी कि इनके सिद्धांत के अनुसार देखा जाए कि जो एटम होते हैं वही क्या होते हैं, सभी जो द्रव्य हो सब एटम से ही मिलकर बने होते हैं और एटम अविभाज्य होता है उनके हिसाब से। किसके हिसाब से? डाल्टन के हिसाब से। लेकिन आज ऐसा नहीं है। नाउ इट इज नॉट। आप जानते हैं कि जो एटम होता है वो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, शुरुआती दौर का सिद्धांत है, ये शुरुआती दौर का सिद्धांत है। और साइंस के साथ जानते हो, साइंस के साथ सबसे मजेदार ये है कि जैसे अभी जो जानकारी है इस समय तक, इसको हमेशा हम यह नहीं कर सकते हैं कि आगे भी यह सही होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तक जितने आविष्कार हुए, जितने खोज हुए, उसके अनुसार आज तक जो आज ये विचार है वो सही है। हो सकता है आज कोई नया आविष्कार हो जाए तो कल ये सिद्धांत क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नई चीजें आ जाए। बात समझ में आया? तो ये उनके पहले की सब जानकारी के हिसाब से था। और उन्होंने ये बताया था कि परमाणु जो द्रव्य होते हैं वो अविभाज्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। कब कहा था? ठीक है, किसने कहा था? सिस्टम ऑफ, हाँ बोलोगे तो पता चलेगा कि जगह हो कि ठीक है। दूसरा देखो, ऑल द एटम्स ऑफ ए given element have identical properties including identical mass. Atoms of different element differs in mass. लिखा आपने कि क्या हो गया? ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी भी तत्व के सभी परमाणु, यही बात हुआ, किसी भी तत्व के सभी परमाणु हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, उनके विशेष गुण होते हैं। बात समझ आया? उनके क्या होते हैं? विशेष गुण होते हैं। इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, उनका जो द्रव्यमान होता है वो भी विशेष होता है, सबका अलग अलग होता है। बात समझ में आया? और आगे बताया गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भी क्या करते हैं? डिफरेंट इन मास, वो भी अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होता है? अलग अलग होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर एक बार इस चीज को देख लिया जाए कि क्या क्या ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, यानी कि जितने तत्वों के जो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, सबका गुण अलग अलग होता है। यहाँ तक अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है तो उनका गुण भी अलग अलग होगा। और यहाँ उसमें क्या है? डिपेंडिंग मास, उसका द्रव्यमान भी क्या होता है? अलग अलग होता है। बात समझ में आया? तो ये था दूसरा। तीसरा लिख सकते हैं, तीसरा देखो, compounds are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio.
लिखे लिखा गया। कंपाउंड्स, कंपाउंड आप जानते हैं मतलब यौगिक, कंपाउंड मतलब यौगिक। कंपाउंड्स आर फॉर्म, यौगिक बनते हैं कब? व्हेन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भिन्न भिन्न तत्वों के कौन परमाणु क्या करते हैं? कंबाइन, सहयोग करते हैं इन ए फिक्स रेशियो, यानी कह सकते हैं यौगिकों का निर्माण तब होता है, कब होता है? जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़ते हैं, कंबाइनेशन सहयोग करते हैं, तब क्या होता है? यौगिकों का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया? तो ये तीसरा बिंदु है, यानी कि ये तीसरा बिंदु हो गया इनका, किसका? डाल्टन का, डाल्टन थियरी का। ठीक है, ये आपको सीधे रखना है, उसमें कोई बहुत वो नहीं है, समझ रहा है? इसमें ऐसा कोई बहुत क्वेश्चन भी नहीं रहता है इसमें, लेकिन हाँ बुक में दिया है तो हमें याद करना है क्या किए थे, कब दिए थे, किसमें क्या किए थे। ठीक है, लास्ट के लिए लास्ट है फोर्थ, इसमें है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम। These are neither created nor destroyed. In a chemical reaction. ठीक है, लास्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, रिकॉग्नाइजेशन और पहचान से मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के पहचान के द्वारा होती है। कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा तो परमाणु के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? तो यानी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? परमाणु के पार्टिसिपेशन की वजह से होती है। और आगे उन्होंने यह भी लिखा था कि इन बड़े रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु नाइदर क्रिएटेड, न तो परमाणु उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, जब मान संरक्षण का नियम पढ़ा था तो ये भी उस चीज को क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु उत्पन्न होता है और न ही कोई परमाणु नष्ट होता है। तो ये था डाल्टन का क्या एटॉमिक थियरी था। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। और उन्होंने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इस चीज को उन्होंने क्या था? एक्सप्लेन किया था 1808 में। ये था डाल्टन थियरी। डाल्टन थियरी। अब है डालेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एटॉमिक मास क्या हो गया? एटॉमिक मास। एटम समझते ही है, एटम मतलब परमाणु, आईसी जो है परमाणु का क्या हो गया? परमाणु का। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, अब ये देखो एटॉमिक मास, अगर बात करें तो जो परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। तो उनका जो द्रव्यमान होता है, अगर ये हम गैस वगैरह में देखेंगे तो ये -24 के आसपास, ये -10 टू पावर -24
KGOG के कोड के आसपास होता है, इस समय की बात हो रही है। बात समझ में आया? तो सोचो 10 पर -24, 10 पर -24 बहुत ही कम है, यानी कि उसको क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना, मापना बहुत ही कठिन है। तो पहले के समय में कब ये लिखा गया 19 यानी 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में यानी 1900 के आसपास क्या करते थे, इसको ये रिलेटिव करके होता था, यानी तुलनात्मक होता था। क्या होता था? तुलनात्मक होता था। क्या करते थे, जो हाइड्रोजन है, कब की बात हम कर रहे हैं? 19वीं शताब्दी की। कब की बात कर रहे हैं? 19वीं शताब्दी की, यानी 1900 के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये जो एटॉमिक मास था वो रिलेटिव था। क्या था? रिलेटिव, तुलनात्मक था। ठीक है, उसमें क्या करते थे, हाइड्रोजन को, आप जानते हैं इस समय भी हाइड्रोजन को सबसे हल्का परमाणु माना जाता है भी। हाइड्रोजन का परमाणु क्या सबसे हल्का माना जाता है और है भी। तो उसी के भार से क्या करते थे, तुलना करते थे कि कोई परमाणु कितना गुना है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे। बात समझ में आया? तो उसको हम लोग रिलेटिव करते थे। तो पहले ऐसा होता था। पहले क्या था कि हाइड्रोजन के परमाणु को सबसे हल्का परमाणु मान करके और उसी से अन्य परमाणुओं का जो होता था भार, उसकी हम लोग तुलना कर देते थे, तो वो हो जाता था एटॉमिक मास। क्या हो गया? एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस समय एक ऑपरेटर्स है, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक हो गया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया। इसकी सहायता से किसी भी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान मापा जाता है। बात समझ में आया? तो क्या होगा, पहले तो तुलनात्मक था, लेकिन अब आजकल क्या है, ये उपकरण हो गया जिसकी सहायता से हम परमाणुओं का जो क्या कहते हैं, भार का एग्जैक्ट गणना करते हैं। तो मान लो नाम याद करना रहेगा आपको कि किसकी सहायता से, किस यंत्र की सहायता से हम परमाणु का जो मास होता है उसका निर्धारण करते हैं। तो नाम हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की सहायता से हम परमाणु का मास, वास्तविक मास की गणना की जाती है। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब छोटा छोटा होता है भाई होता है। तो इसके लिए जो यंगेस्ट पद्धति है, जो बताया गया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, मास है, वह -24 के आसपास होता है, तो ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो इसे मापना और यंगेस्ट पद्धति में व्यक्त करना कठिन होता है। तो इसलिए परमाणु के भार को व्यक्त करने के लिए नया एक सिस्टम बनाया गया जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। आप कई पढ़ने को देता है AMU। क्या देता है? AMU। तो एक पद्धति की शुरुआत की गई जिसमें परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात समझ में आ गया? तो एटॉमिक मास समझे, एटॉमिक मास अब हेडिंग डालेंगे हम लोग। ये है एटॉमिक मास यूनिट। हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मास यूनिट AMU। एटॉमिक मास यूनिट 1961, यानी 1961 से इसकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई और ये व्यवहार में लिया जाता है। बात समझ में आया? अब इसमें देखो एटॉमिक मास यूनिट में जैसे बताया गया कि जो यंगेस्ट पद्धति है, कौन पद्धति? यंगेस्ट पद्धति है, उसके द्वारा परमाणु का जो भार व्यक्त करते हैं तो बहुत ही असुविधा होती है। इसलिए नया एक पद्धति बनाई गई, सिद्धांत बनाया गया जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, परमाणु के द्रव्यमान को, मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि कार्बन 12
ये समस्थानिक है, आइसोटोप है, कार्बन का समस्थानिक है। आइसोटोप समस्थानिक समझते हैं तो कार्बन का ये क्या है, ये आइसोटोप है यानी समस्थानिक है। इसी के भार को मानक माना गया, इसी के भार के, इसी कार्बन 12 के एक परमाणु के, किसके एक परमाणु क्या यानी कि 1 एटम, ठीक है, इसके मास के, इसका जो मास है इसके 12वें भाग को, बात समझ में आया, 1/12, ये बात समझ में आया कि नहीं। फिर एक बात समझिए कि इसमें क्या किया गया कि कार्बन 12 के, किसके कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को मानक मान लिया गया। क्या माना गया, मानक मान लिया। और इसी से हम तुलना करते हैं, इसी से क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन परमाणु कितना गुना भारी है या कितना गुना कम है। बात समझ में आया। फिर समझिए एटॉमिक मास यूनिट में, इसमें एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन 12 के, किसके कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को मानक माना गया। और उसी से हम तुलना करते हैं कि कोई परमाणु कितना गुना भारी है या कितना गुना कम है। अगर किसी का क्या हो गया, किसी का मान लो एटॉमिक मास जो है क्या हो गया 5 है, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे कहेंगे तो कहेंगे कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का 5 गुना है। क्या हो गया, 5 गुना है, तो इसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ गया, एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया। अब इसको देखो, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 1 AMU बराबर होता कितना है, 1 AMU बराबर कितना होता है। तो ये तो क्लियर हो गया सबको। क्या किया गया कि कार्बन 12 के, किसको कार्बन 12 के एक परमाणु के भार का 12वां भाग को क्या मान लिया गया, मानक मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया है। और उसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि यह परमाणु कितना गुना भारी है या कितना गुना हल्का है। बात समझ में आया। और मान लो कहा जाए कि किसी का एटॉमिक मास जो है 10 है, कितना है 10 है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि इसका जो परमाणु है वह कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से 10 गुना है। 12वें भाग का कितना है, 10 गुना है, तो इसी को 1 AMU कहते हैं। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हमेशा याद रखेंगे। तो पूछा है मान लो कि किसका उपयोग किया गया, तो कार्बन 12, किसका उपयोग किया, कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वें भाग को मानक माना गया है। ठीक है। अब हमको याद होगा, आपको मोल का सिर्फ याद है आपको, एक मोल में अणु परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23। अब देखो, अब हमने क्या किया कार्बन 12 का, तो एक मोल 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम का, 12 ग्राम। बात समझ में आया। एक मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम, भार बटे अनुभार होता है, वेट पर मॉलिक्यूलर वेट, तो 12 ग्राम। अब एक मोल में तो क्या हो गया, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, नहीं तब गड़बड़ कर दिया, बताया कि एक मोल में, एक मोल पर भार बटे अनुभार होता है। एक मोल, अच्छा रुको यहां से रुको थोड़ा सा, एक मोल अगर मान लो क्या है कि कार्बन 12 है, क्या है कार्बन है, उसका 12 ग्राम है, तो इसमें परमाणु की संख्या निकालिए। कार्बन का कितना भाग दिया है, 12 ग्राम। तो आप जानते हैं मोल बराबर होता है अपान अणु मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो क्या हो गया 12 ग्राम और 12 बटे 12, तो कितना हुआ 1 मोल, कितना हुआ 1 मोल। और 1 मोल में 12 ग्राम में कितने हुए 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन है तो इसमें कितना होगा 1 मोल होगा। और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में कह सकते हैं, हम जानते हैं इन 1 मोल। ठीक है। नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम कर दिया जाए। ठीक है। एटम कितना हो गया
ये 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 12 ग्राम में, याद है ना, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 12 ग्राम है। 12 ग्राम में कितने होंगे? अब देखो, एक परमाणु का भार 12 ग्राम में कितना एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसलिए एक परमाणु का भार, एक परमाणु का मास निकालेंगे तो मास ऑफ वन कार्बन एटम हो जाएगा। मास ऑफ वन कार्बन एटम बराबर हो जाएगा कितना? 12 इंटू 6022 इंटू 10⁻23। ये क्या था? ग्राम में है, तो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। बात समझ में आया? अब इसको हल करके देखो। इसको हल करके अगर देखोगे तो 12 में जब 6 से भाग दोगे, किससे? 12 में 6 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये जब 12 में क्या 6 से भाग दोगे तो इतना आएगा ही, इसमें जब भाग देंगे तो इतना, तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कितने का भार है? कितने का मास है? एक एटम का। और मानक फल माने थे किससे? उसके 12वें भाग से। यानी कि क्या हो गया? यानी कि 1/12 ऑफ सी ऑफ कार्बन एटम, यही है, यही ना माना गया था। तो यह हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं 1.99 इंटू 10⁻23/12, यही ना 12वां भाग हो गया। 12वां भाग हो गया। तो जब इसको हल करोगे, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा, आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है। तो यही है एक एएमयू, यही है एक एएमयू। एक एएमयू बराबर कितना है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कहां से आया पता चल गया? कहां से आया पता चल गया? क्यों आया ये भी पता चल गया? कोई दिक्कत? बताया गया। क्या बताएगा? शुरू से एक बार थोड़ा सा रिकैप करके देख लो, पुनः दोहराने के लिए बताया गया कि परमाणु द्रव्यमान संहिता में यानी एएमयू में कार्बन 12 के परमाणु को मानक माना गया। किसके? कार्बन 12 परमाणु को मानक माना गया। उसमें कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को मानक माना गया और उसी से हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। और वही जो आता है वो क्या होता है? एक एएमयू होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने गणना किया कि आखिर एक एएमयू बराबर होता क्या है। तो हमने क्या किया कि 12 ग्राम कार्बन लिया, 12 ग्राम कार्बन, तो उसमें क्या होगा? उसमें मोलों की संख्या निकालेंगे तो 12/12 यानी 1 मोल होगा। कितना होगा? 1 मोल होगा। तो लिखा गया है इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम हम जानते हैं 6.022 होता है। तो इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान मास निकाला गया, एक परमाणु का मास निकाला गया तो हो जाएगा 1 एटम बराबर क्या होगा? 12 और फिर 6.022 और जब उसको हल करें तो हमारे पास आया है 1.9×10⁻³ ग्राम। ये क्या है? कार्बन के एक परमाणु का मास है। कार्बन के एक परमाणु का मास है। और चूंकि परमाणु द्रव्यमान संहिता में कार्बन के एक परमाणु के 12वें भाग को माना गया है, तो इसलिए क्या होगा? उसका फिर 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो जब इसका हम 1/12 करेंगे यानी 1.9×10⁻23 में 12 भाग देंगे तो ये आएगा 1.66×10⁻24 ग्राम। यही क्या है? एक एएमयू होता है। यही होता है एक एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट। लिख लिए सब? एक एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आ गया? लिखिए सब।
एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो है उस जो AMU है, AMU एटॉमिक मास यूनिट है, उसको अब AMU को U से रिप्लेस कर दिए हैं। इसे U से रिप्लेस कर दिए हैं, यानी कि यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास यानी एकीकृत मास है, द्रव्यमान। बात समझ आ गया। तो अब AMU भी नहीं लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। U का मतलब हो गया AMU, U का मतलब AMU यानी कि पूरा हम लोग का यूनिफाइड मास हो गया। तो पहले AMU हुआ करता था, अब AMU को बदलकर U कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, U कर दिया गया है। उसका मतलब यूनिफाइड मास यानी कि वही क्या है, AMU का रूपांतरित है। AMU को बदल क्या कर देगा, U कर देगा। तो आप केमिस्ट्री में जब देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट दिखा मिलेगा आपको, ऐसे U करके दिखा जाएगा। तो U मतलब आप समय के यूनिफाइड मास है, यानी एटॉमिक मास यूनिट में उसको व्यक्त किया गया है। अब जिसका भी कहीं ग्राम में दिया हो, जिसका भी अगर कहीं ग्राम में दिया हो, तो इससे हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, AMU में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, AMU में बदल जाएगा। तो आप समझे एक AMU बराबर क्या होगा, बोलो बोलो, एक AMU बराबर कितना ग्राम आया, इंटू 10⁻24 ग्राम। हमेशा याद रखना, एक AMU बराबर क्या उतना हो गया, तो इसमें बदलना है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का जो मास है लिखा गया है। यहाँ देखो ये क्या है, मास ऑफ, ऐसे लिखा गया है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वह है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। डोंट टॉक ईच अदर। तो क्या हो गया, 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम है। किसका है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ठीक है। अब इसको हम AMU में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, AMU में बदले, अच्छा है U में बदले। बात समझ में आ गया। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1.66 से इंटू 10⁻24 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, तो इसको करोगे बदलोगे तो ये हो जाएगा 1.6736 इंटू 10⁻24 था ही, इसमें हम भाग दे देंगे 1.6056 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आएगा आपको 1.0078 AMU, ठीक है। अब देखो कितना आया, 1.0078 AMU हो गया। अब देखो इसी को क्या कहते हैं, ये आप पढ़े हैं, निकटतम अंक लेते हैं, सार्थक अंक लेते हैं तो हटाते हैं। अगर 5 से ऊपर आता है तो 5 से ऊपर आता है तो बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं, और 5 से कम आता है तो सीधे हटा देते हैं। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है, 8 है। तो आप देखेंगे 1.005 से अधिक है, मोर देन 5 पे इसको क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। तो AMU, और आप जाने हैं AMU को क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, ठीक है। आपके पास जो स्लिप वगैरह मिलेगा तो उस पर यही मिलेगा, ऐसे करके जब भी आएगा हाइड्रोजन के एक एटम का, एक परमाणु का जो मास आएगा तो 1.008 क्या AMU या U, ऐसे U ही लिखा रहेगा, इसमें U ही लिखा रहेगा। बात समझ में आ गया, क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, क्लियर होगा आपको। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो, अब जैसे मान लो आता है मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग निकालना सीखे थे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखे थे, पहले भी सीखे आप। तो क्या होगा, अभी हम लोग क्या करते थे, कॉमन ला लेते थे। अब जब भी देखेंगे या याद करने वाली बात करेंगे तो पूरा दशमलव के बाद 3 डिजिट याद करेंगे। बात समझ गया, दशमलव के बाद ही 3 डिजिट तक उपयोग करेंगे। जैसे मान लो ये है
आपके ये CH4 है, क्या है ये CH4 है, तो इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इसके और का भार निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक करेंगे ऐसे, मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ कार्बन प्लस क्या 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हारी किताब में दिया हो इस तरह से, अब यू करके दिया होगा, तो मास ऑफ कार्बन का देखो तुम्हें पास स्लिप दिया गया था, कितना है मास ऑफ कार्बन, देखो मास ऑफ कार्बन देखो कितना है 12.0110। क्लियर है, ये देखो सही है, क्लियर है, ठीक है। अब प्लस, अब मान लो ये हो गया 4, जारी नहीं हो 4 है, और मल्टीप्लाई यानी इसमें करोगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन का भी निकाल दे कितना 1.008। अब इसमें क्या करोगे, तो ये तो हो गया था, इतना रहेगा ही 12.0107, आज में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 32.04, यही होगा, क्लियर, ठीक है। अब इसको और जोड़ दो, इसको जोड़ोगे 1 2 3 4, तो 3 अंक तक ले सकते हैं, 4 भी कर सकते, क्योंकि इसके इधर हम 3 अंक लिए ना, यहाँ 4 अंक लिए, 2 ही अंक ले ले, 2 अंक हमको लेना है, 3 ही अंक लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास है। तो इसमें करोगे तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ा जाए, अरे ऐसे बहुत दिक्कत आता है, ऐसे लिखो 12 हो गया 0.010, और ये हो गया 4.032, कितना आएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 1, ठीक है। तो इसको कर लोगे तो हो जाएगा 6042 EU लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा EU। ये किसमें है, ये एटॉमिक मास यूनिट में है, ऐसे हो जाएगा इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट, क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट, यानी अनुभार ऐसे निकाले, किसी फार्मूले का, किसी भी यौगिक का अगर हमको लिखना है तो एमकेएस वाले में, तो क्या करेंगे, ये वाले में एटॉमिक मास यूनिट में, तो यही वाला हम लोग लिखेंगे, और हम याद करेंगे, जब मॉलिक्यूलर का पहले से लोग 5 पढ़ते हो ना, तो उस प्रकार से दशमलव के बाद भी 3 डिजिट याद करना, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा में खूब आसानी दे देगा। ये मान लो 4 विकल्प दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन CH4 दे दे, और उसमें एक तो ये दिया रहेगा, ठीक है, यही वाला सही रहेगा, और नहीं तो मान लो ये वाला तुम सीधा ही रखा दिए, कितना गड़बड़ा जाएगा, यूपी वाला विकल्प रहेगा, तो हमको पूरा का पूरा यू वाला ही क्लियर करना है, तो इस प्रकार से हम लोग वो चीजें याद करेंगे, ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, तो इतना करेगा, फिर हम लोग देखते हैं।